हेलो फ्रेंड्स, ए राज ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बायोलॉजी का क्लास है और आज के क्लास में हम लोग सेल अर्थात कि कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका जीवधारियों का आधारभूत संरचनात्मक इकाई है और कार्यात्मक इकाई भी है। आधारभूत संरचनात्मक इकाई का कहने का अर्थ है कि जो किसी भी जीवधारी का जो शरीर का संरचना होता है वो कोशिकाओं से मिलकर ही बनी होती है। और कार्यात्मक इकाई कहने का अर्थ है कि कोई भी अंग जो कार्य करता है वह वास्तव में प्रत्येक उस अंग का प्रत्येक कोशिका वो काम करता है। ठीक है, इसीलिए कोशिका को कार्यात्मक इकाई और संरचनात्मक इकाई कहा गया है। संसार के सभी जीवधारी कोशिकाओं से ही मिलकर बने होते हैं। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है और कोशिका की खोज करने का श्रेय रॉबर्ट हुक को सबसे पहले जाता है। रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की सबसे पहले खोज की थी और यह घटना जो है वो 1665 में हुई थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक मृत कोशिका थी और वो एक पादप कोशिका थी। रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो एक पादप कोशिका थी। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है और रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम जीवित जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने की थी। और कब की थी? 1674 में की गई थी। ठीक है, सबसे पहले जीवित जंतु कोशिका की। और जो रॉबर्ट हुक ने किया था वो क्या था? वह मृत कोशिका थी और पादप कोशिका थी। और जंतु कोशिका जिसमें जीवित जंतु कोशिका की खोज सबसे पहले एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1674 में की थी। चलिए आगे हम लोग कोशिका सिद्धांत के बारे में देखते हैं। सेल थ्योरी। जर्मनी के वनस्पति विज्ञानी एम.जे. सलाइडिन और जर्मनी के ही जंतु विज्ञानी थियोडर स्वान एम.जे. सलाइडिन और थियोडर स्वान इन्होंने कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, कोशिका सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोग जान लेंगे। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। यह सबसे पहला कोशिका सिद्धांत का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक फैक्ट है। दूसरा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कुछ जीवों का शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, कुछ जीवों का शरीर कई कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जो एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं वो होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर कार्य को करती हैं। इसके फलस्वरूप ही एक जीव बनता है, तथापि प्रत्येक कोशिका एक स्वतंत्र इकाई होती है। ठीक है, कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कोशिका की उत्पत्ति की प्रक्रिया में केंद्रक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसीलिए केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल। इसे कहा जाता है केंद्रक, न्यूक्लियस को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका यह है स्पर्म, जो कि एक मेल कोशिका है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अंडाणु, जो कि एक फीमेल कोशिका है। ठीक है, ये दोनों जनन कोशिकाएं हैं। शुक्राणु और अंडाणु दोनों जनन कोशिकाएं हैं और ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर की है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाएं हैं। एक ओवरव्यू पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र का। यह पादप कोशिका का चित्र है, यह जंतु कोशिका का चित्र है। अगर हम लोग थोड़ा सा एनलार्ज करके देखें तो इसके सभी ऑर्गेनेल्स का नाम आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगा। एक एक करके हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे, विस्तार से स्टडी करेंगे हम लोग इसमें। यहाँ जंतु कोशिका है। ठीक है, यह जंतु कोशिका के ऑर्गेनेल्स का दिया हुआ है नाम, जिसके बारे में हम लोग आगे चलकर जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, RER क्या है, SER क्या है राइबोसोम, सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। जिसकी शुरुआत हम लोग कोशिका झिल्ली से करते हैं। ठीक है, कोशिका झिल्ली क्या है? तो कोशिका झिल्ली हम लोग अगर सेल मेम्ब्रेन को देखें यहाँ पर पिक्चर में, तो ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, जो कि पादप कोशिका में इसके बाहर एक और परत पाई जाती है, सेल वॉल। लेकिन जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वह सबसे बाहरी परत होती है। जंतु कोशिका में सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत होती है, परंतु पादप कोशिका में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और परत पाई जाती है, सेल वॉल। ठीक है, तो हम लोग जान रहे हैं यहाँ पर कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ठीक है, चलिए जानते हैं। कोशिका के सभी अवयव एक झिल्ली के द्वारा घिरे होते हैं। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली
बताएं अभी, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है और पादप कोशिका में इसके बाहर एक और परत सेल वॉल पाई जाती है। यह जंतु तथा पादप दोनों कोशिकाओं में ही पाया जाता है। कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्योंकि यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों और बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है। यह कुछ पदार्थों को अंदर आने से रोकती है, कुछ पदार्थों को बाहर जाने से रोकती है, इसीलिए कोशिका झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। आगे हम लोग जानेंगे सेल वॉल के बारे में। यह केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह केवल और केवल पादप कोशिकाओं में ही पाई जाती है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। यह वृक्षों को कठोरता प्रदान करती है और यह कोशिका को निश्चित आकार और आकृति भी बनाए रखने में सहायक होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। जिस प्रकार से कोशिका भित्ति पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है, सेलुलोज से बनी होती है, उसी प्रकार से जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। इसी प्रकार से जीवाणु की सबसे बाहरी परत पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है और कवक की सबसे बाहरी परत काइटिन की बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियस कोशिका के मध्य में एक संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे कि इसे कोशिका का दिमाग भी पाया जाता है। केंद्रक पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है। यह कोशिका का सबसे प्रमुख अंग है क्योंकि यह कोशिका के प्रबंधक अर्थात कि मैनेजर के रूप में काम करता है। कोशिका का मैनेजर के रूप में कौन सा कोशिका का अंग काम करता है? तो केंद्रक काम करता है। कोशिका का दिमाग किसे कहा जाता है? तो केंद्रक को कहा जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज तो हमने बताया रॉबर्ट हुक ने की थी। पादप कोशिका थी वो, और जंतु कोशिका की खोज किसने की थी? अभी थोड़ी देर पहले आप लोग को बताया था मैंने, एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। तो अभी हम लोग जान रहे हैं कि केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 ने की थी। ठीक है, कोशिका के लगभग बीच में पाई जाती केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, 1831 में की थी। केंद्रक में डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाया जाता है। केंद्रक में क्या पाया जाता है? डीएनए, आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें 70 से 80% प्रोटीन पाया जाता है, 10% डीएनए पाया जाता है, 2 से 3% आरएनए पाया जाता है और 3 से 5% लिपिड पाया जाता है। ठीक है, किसके बारे में बता रहे थे? केंद्रक के बारे में बता रहे थे। ठीक है, क्या क्या पाया जाता है उसमें और कितना मात्रा में पाया जाता है। आगे हम लोग जानेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, अंतःप्रद्रवी जालिका के बारे में। ये 2 प्रकार की होती है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो 2 प्रकार की पाया जाता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्यों ऐसा कहा गया है, चिकनी खुरदरी क्या बात है। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। अगर अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम लोग चित्र में अगर देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा। ठीक है, ये अंतःप्रद्रव्य जालिका है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, स्मूथ और रफ 2 प्रकार के ये होते हैं, स्मूथ ईआर, ठीक है, और ये रफ ईआर यानी कि एसईआर और आरईआर। इसी प्रकार से जंतु कोशिका में देख ले, ये हो गया रफ, बिंदु बिंदु जैसा है उसमें, ठीक है, जैसे कि कांटे निकले हुए हैं, ये रफ हुआ। और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि स्मूथ एसईआर। ठीक है, तो यह चित्र में हमने थोड़ा सा ओवरव्यू ले लिया। आगे हम लोग जानेंगे यहाँ पर अंतःप्रद्रव्य जालिका के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अंतःप्रद्रव्य जालिका कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करता है। इसकी खोज कीथ पोर्टर, अल्बर्ट क्लाउड और अर्नेस्ट फिलम ने की थी। ठीक है, अंतःप्रद्रव्य जालिका की खोजकर्ता ये तीनों वैज्ञानिक हैं। चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होते। चिकनी स्मूथ एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के संश्लेषण में सहायक होती हैं, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका
खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका के बाहरी झिल्ली के ऊपर छोटे छोटे कण होते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका के बाहर देखिए छोटे छोटे, ये अंतःप्राद्रव्य जालिका का एक चित्र मैंने दिया है, ठीक है, समझने के लिए। तो छोटे जो खुरदरी छोटे छोटे बिंदु बिंदु धब्बे जैसे दिख रहे हैं, इसके कारण खुरदरापन आता है। तो ये खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका, खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका जिसमें ये जो है छोटे छोटे बिंदु नुमा रचनाएं हैं, इन्हें राइबोसोम कहा जाता है। और राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, ठीक है। इसे आप देख सकते हैं, यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ओवरव्यू यहाँ पर चित्र के माध्यम से दिया गया है। यह अगर हम लोग देखें, यह जो बिंदु नुमा है, यह कांटे नुमा संरचना होती है जिसके कारण खुरदरापन होता है, ठीक है। यह राइबोसोम होता है, प्रोटीन का निर्माण इसमें होता है। राइबोसोम के बारे में हम लोग थोड़ा सा और ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम जैसा कि बताएं, अंतःप्राद्रव्य जालिका जो दो प्रकार की होती है, एक चिंकनी और एक खुरदरी। तो खुरदरी अंतःप्राद्रव्य जालिका में जो खुरदरापन होता है छोटे छोटे बिंदु नुमा धब्बों के कारण, वह राइबोसोम होता है। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। थोड़ी देर पहले चित्र में दोनों में ही हमने इसे देखा था। इसकी खोज जॉर्ज ई पैलेट ने की थी। राइबोसोम की खोज जॉर्ज ई पैलेट ने की थी। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम कोशिका का सबसे छोटा अंग है। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल वो प्रोटीन की बनी होती है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन की बनी होती है। कौन? राइबोसोम। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का निर्माण करना, प्रोटीन का संश्लेषण करना है। यह दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक 70s कहा जाता है, एक 80s कहा जाता है, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, कौन कहाँ पाया जाता है। ये आकार में छोटे होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया वगैरह इसका उदाहरण है, ठीक है। आकार में बड़े होते हैं और यह विकसित पौधों व जंतुओं में पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जिसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। तो हम लोग इसकी खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी। इसकी खोज, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कोलिकर के द्वारा की गई थी। यह कीटों की रेखित पेशियों में इसकी खोज की गई थी। कोलिकर के द्वारा 1880 में इसकी खोज की गई थी, ठीक है। इसके बाद 1890 में आल्टमैन ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और इन्होंने इसका नाम बायोब्लास्ट रखा था। अभी तक इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा गया था। 1880 में कोलिकर के द्वारा इसकी खोज कीटों की रेखित पेशी में की जरूर की गई थी, लेकिन इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम से नहीं कहा गया था, न ही इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता चला था। आगे 1890 में आल्टमैन ने इसे कोशिका में इसकी उपस्थिति को बताया और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा। 1898 में सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। 1898 इम्पोर्टेंट है, सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक है। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार और सूत्राकार रचनाएं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया, अभी हम लोग एक बार चित्र में देख ले, माइटोकॉन्ड्रिया को चित्र में खोज ले। आगे माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र भी मैंने अलग से दिया है, बट हम लोग एक बार कोशिका में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को खोज ले, ठीक है। यह है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हम लोग पादप कोशिका में भी माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकेंगे, ठीक, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का हमने पिक्चर में यहाँ पर देखा, ठीक है। चलिए आगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो सी बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा। यह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली गोलाकार अथवा सूत्राकार रचनाएं होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली से घिरी होती है और इन उभारों को क्रिस्टी कहा जाता है। अभी क्रिस्टी को हम लोग अगर चित्र में देखें, ठीक है, तो यहाँ पर क्रिस्टी हमें दिखेगा, ठीक है। यह माइटोकॉन्ड्रिया का एक ओवरव्यू है। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। इसमें भी छोटे छोटे धब्बे जैसे राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रोटीन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है, ठीक है। और इन उभारों को क्रिस्टी कहा गया है, ठीक है। इन उभारों को क्रिस्टी कहा गया है, ठीक है। तो
ये इसका ओवरव्यू है। चलिए आगे फैक्ट्स को देखते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह, पावर हाउस भी कहा जाता है। यह ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पन्न करने का काम करता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका शोषण से संबंधित कार्य, एटीपी का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। अर्थात ऊर्जा का निर्माण और भोजन का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो भोजन का ऑक्सीकरण के परिणाम स्वरूप भी ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा रिलीज होती है। कभी स्पेशल क्लास माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लेंगे तो उसमें बताएंगे। कार्य, कोशिका के भीतर शोषण और एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ दिया गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करना इसका कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया का आगे चित्र है, जो चित्र के बारे में हम लोग अभी चर्चा किए थे। अब अगला जो ऑर्गेनेल्स है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में हम लोग जानते हैं। लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुवे ने की थी। यह कोशिका के अंदर पाचन का काम करता है, डाइजेशन का काम करता है। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाया जाता है। कोशिका के अंदर का कोई अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। कोशिका के अंदर का कोई भी अंग यदि काम नहीं करता तो यह उस अंग को क्या कहता है, नष्ट कर देता है। और जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह फट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कई बार हम लोग देखते हैं कि जब कहीं चोट लगती है तो वो जगह काला पड़ जाता है और धीरे धीरे वहाँ के कुछ भाग जो है नष्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। जैसे कुछ ऊपर की चमड़ी जो है ख़राब होकर हट जाती है और फिर से वहाँ पर नई स्किन की परत आ जाती है। तो इस प्रकार से वह भाग को लाइसोसोम ने क्या किया, पूरी तरह से नष्ट कर दिया और वह हमारे शरीर से अलग हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि लाइसोसोम कुछ भागों को कोशिका के या फिर कभी कभी पूरी कोशिका को नष्ट कर देती है। ठीक है, एक लाइसोसोम का यह चित्र दिया गया है। इसके माध्यम से एक ओवरव्यू हम लोग लाइसोसोम का देख सकते हैं। ठीक है, आगे गोल्जिकाई के बारे में है। गोल्जिकाई के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। गोल्जिकाई से फिर बाकी ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज का क्लास यहाँ तक, अगला क्लास कल आएगा। आज का क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ अपना सुझाव हो तो वो दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में, एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के बीच में, क्लास 9-10 के बच्चों हो या 11-12 के बच्चे हो या ग्रेजुएशन के बाद JSSC JPSC की तैयारी करने वाले बच्चे हों, सभी के लिए ये वीडियो एक जैसे लाभदायक होंगे। इसमें कंटेंट को मैंने निचोड़ के रूप में मतलब जो कंटेंट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है उसी को डाला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा विस्तृत व्याख्या वाला वीडियो नहीं डाला है, बल्कि वन लाइनर के तरह से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को ही डाला है। तो गोल्जिकाई से हम लोग आगे के क्लास में, कल के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।